आप सभी लोगों का मेरे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। अरस्तू की जो तत्व मीमांसा है वो बहुत ही महत्वपूर्ण रही है दर्शन के क्षेत्र में। अरस्तू बताते हैं कि द्रव्य और स्वरूप इन दोनों चीज़ों की सत्ता हमें इस संसार में दिखाई पड़ती है। ये दोनों अपृथक होते हैं, इनसेपरेबल होते हैं, इनको अलग नहीं किया जा सकता। इस संसार का निर्माण स्वरूपों से हुआ है। इस संसार के अंदर कोई भी चीज़ ऐसी नहीं जिसका कोई ना कोई आकार न हो। हम जिस चीज़ को भी देखते हैं तो उसमें हमें आकार की प्राप्ति होती है, लेकिन आकार की सत्ता अपने आप प्रकट नहीं हो जाती है। जैसे वृक्ष है तो वृक्ष की उत्पत्ति के लिए बीज होना चाहिए। बीज जो होता है वो द्रव्य होता है और इसी बीज से वृक्ष रूपी आकार समय के साथ प्रकट हो जाता है और एक पूरा पेड़ हमें अपनी आंखों के सामने दिखाई पड़ता है। तो वृक्ष क्या है? ये आकार है। और बीज क्या है? ये द्रव्य है। क्योंकि अरस्तू बताते हैं कि द्रव्य और स्वरूप ये दोनों चीज़ें इनसेपरेबल हैं, अपृथक हैं, और इन्हीं दोनों के वजह से इस जगत की उत्पत्ति हुई है। प्लेटो ने अपने दर्शन में कहीं ना कहीं विज्ञान जगत को वस्तु जगत से अलग कर दिया था। विज्ञान जगत का मतलब ये है कि संसार में जितनी भी चीज़ें हैं उनका एक स्वरूप, उनका एक सामान्य रूप किसी एक जगत के अंदर है, सांचे के तौर पर वहाँ मौजूद है। एक आदर्श गाय हम कह सकते हैं विज्ञान जगत में है, और उस आदर्श गाय के आधार पर ही संसार में जितनी गायें हैं उनको बनाया गया है। कोई भी वस्तु हो इस संसार की वो विज्ञान जगत में होती है, और उसी वस्तु का नमूना, उसी वस्तु के नमूने के आधार पर संसार में विभिन्न प्रकार की वस्तुएं बनाई जाती हैं। जबकि अरस्तू कहते हैं ऐसी बात नहीं है। हम स्वरूप के जगत को यानी विज्ञान जगत को इस वस्तु जगत से अलग नहीं कर सकते। वो ये बताते हैं कि द्रव्य जो होता है वो विशेष होता है और जो स्वरूप होता है वो सामान्य होता है। जैसे वृक्ष है, अब वृक्ष को अगर हम देखें तो द्रव्य और स्वरूप में परिवर्तन होता रहता है। द्रव्य स्वरूप बन जाता है, स्वरूप द्रव्य बन जाता है। यानी ये दोनों जो विचार हैं द्रव्य और स्वरूप के, ये सापेक्ष होते हैं, एक दूसरे में बदलते रहते हैं। जैसे बीज से वृक्ष की उत्पत्ति होती है तो बीज क्या है? द्रव्य है। वृक्ष क्या है? स्वरूप है। लेकिन अगर हम वृक्ष से लकड़ी काट लें तो वृक्ष अब द्रव्य हो जाएगा, और जो लकड़ी हमने काटी है वो क्या हो जाएगी? वो आकार के रूप में हो जाएगी। यानी वृक्ष अब द्रव्य बदल जाएगा। उसी लकड़ी से हम मेज़ बनाते हैं, तो कहने का अर्थ ये है कि वृक्ष से जब हम मेज़ बनाते हैं तो मेज़ तो लकड़ी से ही बनेगी, लेकिन अब वृक्ष की सत्ता द्रव्य रूप में हो जाएगी और उसी लकड़ी से हम मेज़ को निर्मित कर लेते हैं। तो कहने का अर्थ ये है कि द्रव्य और स्वरूप ये दोनों परिवर्तनशील हैं, एक दूसरे में बदलते रहते हैं। ये हमने देख लिया। इसी तरीके से देखें, द्रव्य जो होता है वो शक्ति होता है, यानी एक प्रकार की संभावना होता है, और जो स्वरूप होता है वो वास्तविकता होती है। अगर हम देखें, पीतल को देखें तो पीतल एक धातु है, लेकिन वो एक द्रव्य रूप में संभावना है। लेकिन पीतल से हम तरह तरह की वस्तुएं बना सकते हैं। तो कहने का अर्थ ये है कि द्रव्य जो है वो संभावना होता है, और जो उससे वस्तुएं बनती हैं अलग अलग स्वरूप की वो वास्तविक होती हैं। तो संभावना और वास्तविकता का ही अंतर दिखाई पड़ता है। तो संसार का निर्माण जो है वो स्वरूपों से हुआ है। यानी संसार की दृष्टि से अगर देखें तो स्वरूप की ही महत्ता है। हाँ, अधिष्ठान के तौर पर हम कह सकते हैं इस संसार को आकार देने में द्रव्य का अपना एक आधार रूप रहता है, क्योंकि बिना द्रव्य के कोई भी आकार प्रकट नहीं हो सकता। कहीं ना कहीं द्रव्य की सत्ता हम कह सकते हैं आधार के तौर पर कार्य करती है। तो ये हमने अरस्तू के द्रव्य और स्वरूप की विचारधारा को देखा है। अब हम देखेंगे वो जो चार कारण बताते हैं उसके आधार पर फिर हम आगे अरस्तू की जो विचारधारा है उसको देखेंगे। तो अरस्तू जो है वो उपादान कारण, निमित्त कारण, स्वरूप कारण और लक्ष्य कारण, ये चार कारण देते हैं। उसके बाद फिर द्रव्य और स्वरूप पर इन सारे कारणों को हटा करके द्रव्य और स्वरूप के सिद्धांत पर वो चलते हैं। उपादान कारण का मतलब ये, जैसे मिट्टी होती है और मिट्टी से हम घड़ा बनाते हैं, तो मिट्टी क्या है? ये उपादान कारण है, क्योंकि मिट्टी से ही घड़ा बनाया जाएगा। निमित्त कारण है, तो घड़ा बनाने के लिए किसी का होना ज़रूरी है,
तो हम निर्माता को निमित्त कारण मान सकते हैं। जैसे कुम्हार की सत्ता है तो निमित्त कारण है, क्योंकि पदार्थ से किसी चीज़ को बनाने के लिए किसी न किसी का होना ज़रूरी है, तो एक निमित्त कारण है। और फिर एक स्वरूप कारण होता है। कुंभकार के मन में हम किसी भी चीज़ को जब बनाते हैं तो उसका एक रूप, उसकी एक तस्वीर हमारे जहन में रहती है, तो उसी तस्वीर को हम बनाना चाहते हैं पदार्थों के आधार पर, तो उसको हम कह सकते हैं स्वरूप कारण। और लक्ष्य कारण क्या है कि जो घड़ा, जिस प्रकार का मिट्टी का बर्तन हमारे जहन में है, अब उसी को प्राप्त करने के लिए हम प्रयास करेंगे, तो वो लक्ष्य कारण है। तो अरस्तु बताते हैं कि जो अंत की सत्ता होती है, क्योंकि अरस्तु सत्कारवादी हैं, अरस्तु बताते हैं कि संसार की दृष्टि से अगर हम देखें तो बीज की सत्ता हमें पहले दिखाई पड़ती है, वृक्ष की सत्ता बाद में दिखाई पड़ती है। लेकिन वो बताते हैं कि जो अंत है, यानी जो वृक्ष हमारे सामने दिखाई पड़ रहा है, वो हमें बाद में प्रकट होता हुआ दिखाई पड़ता है, लेकिन उसकी सत्ता पहले से ही है, क्योंकि वो गुप्त रूप से, हम कह सकते हैं संभावना के तौर पर, वो अव्यक्त तौर पर बीज के अंदर रहता है और फिर वो बीज से प्रकट हो जाता है, और उसके रहने के वजह से ही बीज के अंदर क्रिया प्रारंभ होती है। अगर वृक्ष बीज के अंदर पहले से न हो, स्वरूप बीज के अंदर, द्रव्य के अंदर पहले से ना हो, तो द्रव्य के अंदर किसी भी प्रकार की क्रिया प्रारंभ नहीं हो सकती। तो संसार की दृष्टि से तो हमें कारण की सत्ता पहले दिखाई देती है, कार्य की सत्ता बाद में दिखाई देती है, लेकिन वास्तविकता की दृष्टि से अगर देखा जाए तो जो स्वरूप होता है वो पहले होता है और जो कारण होता है वो बाद में होता है। यानी अरस्तु सदकार्यवादी हैं, वो बताते हैं कि कार्य अपने कारण में पहले से ही रहता है, यानी उसकी सत्ता पहले से होती है, और स्वरूप के वजह से ही द्रव्य के अंदर क्रिया प्रारंभ होती है और वो द्रव्य जो है वो स्वरूप को प्रकट कर देता है। अगर वृक्ष की सत्ता बीज में पहले से नहीं हो तो द्रव्य के अंदर, उस बीज के अंदर कोई क्रिया शुरू नहीं होगी और फिर वृक्ष प्रकट नहीं होगा। इसलिए अंत प्रारंभ से पहले होता है। ये अरस्तु ने एक सिद्धांत दिया है कि जो अंतिम सत्ता हम बाद में देखते हैं उसकी सत्ता पहले से ही रहती है, और उसी वजह से तरह तरह के स्वरूप द्रव्यों से प्रकट होते रहते हैं। द्रव्य ही वास्तव, यानी जो स्वरूप होते हैं वही वास्तविक होते हैं, क्योंकि इस संसार में हमें जो चीज़ें दिखाई पड़ रही हैं वो स्वरूप से युक्त हैं। द्रव्य की सत्ता आधार रूप में है, अधिष्ठान के तौर पर हम शक्ति के तौर पर द्रव्य को मान सकते हैं, लेकिन दोनों प्रकार की सत्ताएं जो हैं वो एक साथ रहती हैं। कभी भी द्रव्य स्वरूप से अलग नहीं हो सकता, न स्वरूप द्रव्य से अलग होता है। सामान्य और विशेष आपस में अनुस्यूत रहते हैं, आपस में मिले हुए रहते हैं, और इन दोनों के कारण से ही ये पूरा संसार हमको दिखाई पड़ता है। हम किसी एक के आधार पर इस संसार का निर्माण नहीं कर सकते, या इस संसार का निर्माण नहीं हो सकता। किसी एक पक्ष के आधार पर संसार की उत्पत्ति नहीं हो सकती। कहने का अर्थ यह है कि सिर्फ स्वरूप के आधार पर यह जगत नहीं बन सकता, क्योंकि स्वरूप का प्रकटीकरण द्रव्य में होता है और द्रव्य का रहना जरूरी है। द्रव्य एक प्रकार की शक्ति है और स्वरूप क्या है, यह वास्तविकता है, और यह परिवर्तनशीलता रहती है। द्रव्य में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता है, क्योंकि अगर हम धातु ले लेते हैं, लोहा, तांबा, चांदी, पीतल, जितनी भी प्रकार की हम धातुओं को सोच लें, वो द्रव्य रूप में अपरिवर्तित रहती हैं, क्योंकि सभी द्रव्य हैं, उनमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। परिवर्तन होता है स्वरूपों के अंदर। हम मिट्टी से तरह तरह के बर्तन बना सकते हैं, हम लोहे से तरह तरह के पात्र बना सकते हैं, लोहे की वस्तुएं बना सकते हैं, हम सोने के जरिए अलग अलग प्रकार की चीज़ें बना सकते हैं, आभूषण बना सकते हैं। तो कहने का अर्थ ये है कि जो स्वरूप हैं वो अलग अलग रूपों में प्रकट हो जाते हैं, जिसके वजह से संसार के अंदर हमें विविधता दिखाई पड़ती है, अलग अलग प्रकार के वृक्ष दिखाई पड़ते हैं। लेकिन बीज की सत्ता अगर द्रव्य रूप में देखा जाए तो वो एक जैसी ही रहती है। तो कहने का अर्थ ये है कि स्वरूप की सत्ता द्रव्य के अंदर अनुस्यूत होती है, पहले से रहती है, और उसी स्वरूप के वजह से द्रव्य में परिवर्तन होता है। अगर स्वरूप पहले से द्रव्य के अंदर ना हो तो द्रव्य के अंदर किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं होगा। स्वरूप का जैसा आकार होता है, उसकी जैसी विशेषता होती है, द्रव्य से उसी प्रकार की अभिव्यक्ति प्रकट होती है। कहने का अर्थ यह है
कि अरस्तु जो हैं वो विकासवाद के समर्थक हैं और ये विकासवाद जो है क्रमिक रूप से उच्च से उच्चतर अवस्था की तरफ चला जा रहा है, यानी उच्च से उच्च स्वरूप जो है वो निरंतर प्रकट होते चले जा रहे हैं। लेकिन जो भी प्रकटीकरण होगा वो द्रव्य के अंदर ही होगा, बिना द्रव्य को आधार माने हुए किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता है। हम इस दुनिया के अंदर देख लें, हमें द्रव्य की सत्ता भी नजर आएगी और हमें स्वरूप की सत्ता भी नजर आएगी। द्रव्य और स्वरूप के आधार पर ही संसार का निर्माण हुआ है। प्लेटो के दर्शन में जो सामान्य और विशेष यानी विज्ञान जगत और इंद्रिय जगत में जो पार्थक्य हो गया था, जैसा कि अरस्तु बताते हैं, हालांकि विद्वान इसको लेकर के सहमत नहीं है, वो बताते हैं कि प्लेटो ने विज्ञान जगत की अभिव्यक्ति माना है इंद्रिय जगत को। अब ये अभिव्यक्ति किस रूप में होती है इसे हम नहीं समझ सकते, लेकिन उन्होंने इसको अभिव्यक्ति माना है। जो विज्ञान जगत है वो इंद्रिय जगत में अनुस्यूत होता है। तो कहने का अर्थ है कि अरस्तु अपने दर्शन में ये बताते हैं कि विज्ञान जगत को वस्तु जगत से अलग नहीं किया जा सकता। हम किसी ऐसे जगत की कल्पना नहीं कर सकते जो इस इंद्रिय जगत से अलग हो। सामान्य और विशेष दोनों साथ साथ रहते हैं। रामानुजाचार्य का जो दर्शन है विशिष्टाद्वैतवाद, जिसके तहत वो ये बताते हैं कि जो जगत है शंकराचार्य के दर्शन में जो कि व्यवहारिक दृष्टि से ही सत्य होता है, प्रतिबिंबित माना जाता है, आभासिक माना जाता है, जबकि रामानुजाचार्य उसको वास्तविक मानते हैं। वो बताते हैं कि विशेषण के तौर पर चित और अचित की सत्ता, जीव और प्रकृति की सत्ता जो है वो ब्रह्म में, ईश्वर में निहित होती है। यानी जो ब्रह्म की सत्ता है, ईश्वर की सत्ता है, और जीव और चित और अचित की जो सत्ता है, यानी चित यानी जीव और अचित यानी जड़ पदार्थ, इनकी सत्ता है, ये ईश्वर पर आश्रित है। ये विशेषण के तौर पर ब्रह्म में, ईश्वर में रहते हैं और जो कुछ भी परिवर्तन होता है इन्हीं में होता है। तो कहने का अर्थ है अरस्तु भी ये बात बताते हैं कि जो भी परिवर्तन होता है वो स्वरूप में होता है। द्रव्य एक आधार के तौर पर रहता है और स्वरूप अलग अलग तौर पर प्रकट होकर के इस जगत के अंदर विविधता को प्रदान करते हैं। तो ये अरस्तु की जो तत्व मीमांसा है उसमें उन्होंने दो ही चीज़ों को आधार माना है। एक माना है उन्होंने द्रव्य को और एक माना है स्वरूप को। द्रव्य को शक्ति माना है, द्रव्य को वास्तविकता के तौर पे कहा ये संभावना है, ये वास्तविकता है। और ये बताया कि स्वरूप द्रव्य में पहले से रहता है और इसी वजह से द्रव्य के अंदर क्रिया प्रारंभ होती है, परिवर्तन प्रारंभ होता है। अगर स्वरूप पहले से द्रव्य में ना हो तो द्रव्य में किसी भी प्रकार का परिवर्तन या क्रिया शुरू नहीं होगी। तो ये है अरस्तु की तत्व मीमांसा। तो यहीं पर अनुमति दें, चैनल को सब्सक्राइब भी करें, शेयर भी करें। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।